Hello students, in this video our topic is balance of payments. If you study this chapter in graduation book, you will find that balance of payment is divided into two parts, two accounts. One is known as current account and other is the capital account. In current account, we take visible items like goods and invisible items like services. In capital account, we take capital transfers. And you commonly know that if x greater than m, x means exports, m means imports. If x greater than m, then this is known as balance of payment surplus, or this is the favorable balance of payment situation. Otherwise, if m is greater than x, then this is known as balance of payment deficit, and that is the unfavorable balance of payment situation. And balance means both are same. The main focus in this chapter is the ISLM. IS means investment saving curve that shows equilibrium in product market. LM means demand for money and supply of money that shows money market equilibrium. The ISLM model with the BOP. BOP means balance of payments. First we will draw BOP function और BOP curve. BOP curve कैसे बनता है? We are taking some assumptions. These are 8 assumptions. First is, we assume a small country case in which the imbalance in BOT, balance of trade, does not affect the balance of payment of other countries. तो हम एक छोटी कंट्री की एग्जांपल लेके चल रहे हैं. इस कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो वर्ल्ड ट्रेड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम हैं. तो अगर इस कंट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अदर कंट्रीज़ के बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई डिस्टर्बेंस उससे नहीं होती, क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका जो अमाउंट है स्मॉल कंट्री का बैलेंस ऑफ ट्रेड का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, वो बहुत कम है. सेकंड पॉइंट, रिलेटिव प्राइसेस बिटवीन एनी टू नेशंस रिमेन कांस्टेंट. कोई भी दो कंट्रीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें एक कंट्री है स्मॉल, तो उन टू नेशंस में जो एक्सचेंज रेट है और जो प्राइसेस हैं, रिलेटिव प्राइसेस, वो सपोज सेम है. एक कंट्री की करेंसी में दूसरी कंट्री की कितनी चीज़ें आती हैं, वो दोनों कंट्रीज में सपोज सेम है. तो दोनों कंट्रीज में हम स्मॉल कंट्री वाला केस ले रहे हैं. थर्ड पॉइंट, एक्सचेंज रेट रिमेन्स फिक्स्ड. एक्सचेंज रेट जैसे हम बोलते हैं $1 is equal to rupees suppose 70. This is the exchange rate. The value of
one currency in terms of the value of other currency, किसी एक कंट्री की करेंसी की दूसरी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग वैल्यू, दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट। सपोज इट इज फिक्स्ड, जैसे ये $1 70 का है, तो सपोज ये 70 रुपीज़ का ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये 80 90 या 2 3 ऐसे नहीं हो रहा। The product market and money market are simultaneously in equilibrium. Suppose जो प्रोडक्ट मार्केट है IS, जो मनी मार्केट है LM, both are in equilibrium. This is, in this diagram, this is a two-sector model, product market and money market. Suppose both are in equilibrium. But now we will study three-sector model. We will include balance of payment or external sector also in this diagram. तो जब हम एक्सटर्नल सेक्टर बीच में लेके आएंगे तो फर्स्ट हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो इंटरनल इक्विलिब्रियम है इन प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट, बोथ मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम, इनमें कोई डिसइक्विलिब्रियम नहीं है, इंटरनली वी आर इन इक्विलिब्रियम। द करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट जिसमें हम गुड सर्विसेज बोलते हैं, करंट अकाउंट सरप्लस और यू कैन से डेफिसिट। तो इसको जो ब्रैकेट है इसको इस ब्रैकेट के साथ रीड करना है। तो अगर हम पहले बिना ब्रैकेट के अगर रीड करें, द करंट अकाउंट सरप्लस एंड कैपिटल अकाउंट डेफिसिट सम अप टू 0 मीन्स, फिफ्थ assumption मीन्स सपोज देयर इज बैलेंस। अगर सपोज करंट अकाउंट में कोई सरप्लस है, करंट अकाउंट में सरप्लस मीन्स x माइनस m करने के बाद कुछ पॉजिटिव बच गया, इफ x ग्रेटर देन m। सपोज एक्सपोर्ट 100 है, m 70 है, तो ये 30 बच गया। तो जितना हमारे पास 30 सरप्लस आया इन करंट अकाउंट सरप्लस, कैपिटल अकाउंट में उतना ही डेफिसिट है, सपोज इट इज आल्सो 30, तो ये 0 हो गया, इट मीन्स बैलेंस बन गया। ऐसे ही इफ करंट अकाउंट सरप्लस इज इन डेफिसिट, अगर इसमें कोई डेफिसिट है, देन कैपिटल अकाउंट इज इन सरप्लस, तो उतना ही कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है। जैसे x माइनस m हम करें, अगर x छोटा हो, ये 70 हो, ये 100 हो, तो ये आएगा -30, तो उतना ही हमारे पास कैपिटल अकाउंट में 30 प्लस है, तो ये आ गया 0। दिस इज फिफ्थ assumption। Now sixth assumption, x is assumed to be a constant factor। तो x को हम assume करके चल रहे हैं, suppose it is constant, तभी हमने इसमें लिख दिया export, x is export, so this is x bar, x bar means fixed। Seventh point, this is import M. Import is the function of national income of the country। This is the relation between import and income। Import is equal to M bar plus small m into Y।
एम बार मीन्स ऑटोनमस इंपोर्ट्स, मतलब जो इनकम पे डिपेंड नहीं करते। इनकम चाहे ज़्यादा है, चाहे कम है, चाहे ज़ीरो है, ये इंपोर्ट्स हमने करने ही हैं, ऑटोनमस इंपोर्ट्स। एंड स्मॉल m is the marginal propensity to import. Marginal propensity to import means change in imports due to change in income. मतलब इनकम इंक्रीज होने से हम कितने इंपोर्ट इंक्रीज करते हैं, दैट इज द स्मॉल m, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। या ये बोलो अपनी इनकम का कितने परसेंट हम अमाउंट इंपोर्ट्स पे खर्च करते हैं, दिस इज द प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। एट्थ पॉइंट, लास्ट assumption, नेट कैपिटल इनफ्लो। कैपिटल इनफ्लो, इनफ्लो मीन्स कंट्री में बाहर से कैपिटल आना, इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे सपोज कोई कंट्री है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, नेट कैपिटल इनफ्लो, तो बाहर से इनफ्लो आएगा, बाहर से कैपिटल ज़्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि सपोज ये इंडिया है, इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो इंडियन प्रोड्यूसर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया से कैपिटल नहीं ले रहे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में उनको अदर कंट्री से सपोज कैपिटल कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो इंडियन प्रोड्यूसर, इंडियन इन्वेस्टर वो बाहर से कैपिटल ले लेंगे, बोरो कर लेंगे, तो बाहर से कैपिटल आ जाएगी, तो कैपिटल का इनफ्लो ये पॉजिटिवली रिलेटेड है विद रेट ऑफ इंटरेस्ट। अदरवाइज वी कैन से नेट कैपिटल आउटफ्लो, जो आउटफ्लो है इट इज नेगेटिवली रिलेटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो कैपिटल का इनफ्लो ज़्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा। इनफ्लो ज़्यादा होगा, आउटफ्लो कम होगा। आउटफ्लो मीन्स कि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया से कैपिटल ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं या नहीं। तो अगर इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, देन जो बाहर के प्रोड्यूसर हैं वो इंडिया से कैपिटल नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसलिए जब इंटरेस्ट ज़्यादा है तो इनफ्लो ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट का इनफ्लो के साथ पॉजिटिव रिलेशन, आउटफ्लो के साथ नेगेटिव रिलेशन। हमने यहाँ आउटफ्लो के साथ इसको बनाया है। आउटफ्लो इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज़ जनरल फंक्शन, बट हमें इसमें पता नहीं चलता कि जो आउटफ्लो है आर के ऊपर पॉजिटिवली डिपेंडेंट है या नेगेटिवली डिपेंडेंट है। तो इसमें हमें लिखना पड़ता है दैट इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन दीज टू। अदरवाइज और यू कैन राइट इट लाइक दिस, कैपिटल आउटफ्लो इक्वल्स टू ए माइनस बी आर। ए ऐसा आउटफ्लो है जो ऑटोनमस है, जो आर पे डिपेंड नहीं करता। अगर कोई है अमाउंट कि आउटफ्लो तो होना ही है, आर कम हो या ज़्यादा हो तो ए वैल्यू होगी। अगर ऐसा अमाउंट नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, माइनस बी आर।
बी 1% रेशो है कि आर के कितना होने पर बी मतलब कितने टाइम जो आउटफ्लो है वो होता है। तो आर ज़्यादा होगा तो आउटफ्लो कम होगा, इसलिए ये नेगेटिव रिलेशन है। जैसे ऊपर देखो, वाई ज़्यादा होगा तो इम्पोर्ट ज़्यादा होगा, इसलिए ये पॉजिटिव रिलेशन है। वाई ज़्यादा होने से इम्पोर्ट ज़्यादा, क्योंकि देयर इज़ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड इम्पोर्ट्स, तो हमने यहाँ पॉजिटिव लगाया। देयर इज़ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन आर एंड आउटफ्लो, तो इसमें हमने नेगेटिव लगाया, नेगेटिव बी। For the use of these equations in chapter, we are writing again. In case of this point, BOP अगर हमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में सपोज कुछ करंट अकाउंट में कुछ सरप्लस है, तो BOP हमारा क्या होगा? BOP होगा x माइनस m। इसमें अगर कुछ सरप्लस है, कुछ बच गया, तो वही कैपिटल ट्रांसफ़र उतना ही नेगेटिव होगा, तो ये बन गया 0। ये तो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वेशन हो गई। दिस इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वेशन। तो हमने अजम्पशंस क्या क्या लिए हैं? एक्सपोर्ट इज कांस्टेंट, इंपोर्ट्स हमारे हैं m बार प्लस my, एंड जो कैपिटल आउटफ्लो है, दिस इज a माइनस b r। तो ऐसे करके हमारी कुछ अजम्पशंस हमने ली हैं। Now suppose अगर हम इन सभी वैल्यूज को अपनी BOP इक्वेशन में पुट करें, तो ये बन जाएगा एक्सपोर्ट मीन्स x बार माइनस imports, import means m bar plus small m y, these are the imports, minus outflow, माइनस अगर हम कैपिटल का आउटफ्लो लिखें तो यहाँ माइनस आएगा अगर ये x ग्रेटर देन m है। तो अगर हम इसको आउटफ्लो लिखें और अगर ये आउटफ्लो नेगेटिव है, तो ये अपने आप ही डिसाइड हो गया कि x ग्रेटर देन m है, तभी ये आउटफ्लो नेगेटिव है। क्योंकि जितनी एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम है, जैसे सपोज एक्सपोर्ट 100 है
इम्पोर्ट 70 है, तो 30 हमारे पास सरप्लस है। 30 कैपिटल ही बाहर चली गई, तो ये बन गया बैलेंस। तो इसकी जो इक्वेशन है आउटफ्लो की, दिस इक्वेशन इज ए माइनस बी आर। तो हमने क्या किया, हमने ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वेशन है इसमें ये सारे पॉइंट्स लिख लिए, एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द बैलेंस। Now suppose we are taking a numerical example। अगर हम कोई भी न्यूमेरिकल एग्जांपल लें, अज्यूम करें, सपोज हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, सपोज एक्सपोर्ट्स हैं 100, जो इंपोर्ट्स हैं, जो इंपोर्ट फंक्शन है, सपोज इट इज 20 प्लस 0.1 y। 20 is the autonomous imports, m is 0.1, 10%, y is the income. It means we spend 10% of our income on imports। जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो is suppose 80 minus 500 आर। तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ अपनी तरफ से एज्यूम कर ली। अगर हम इसको यहाँ पुट करें बीओपी फंक्शन में, ये जो हमारा बीओपी फंक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज आवर बीओपी फंक्शन। Export is 100, माइनस जो इंपोर्ट्स हैं, दिस इज 20 प्लस 0.1 y माइनस जो कैपिटल आउटफ्लो है, दिस इज 80 माइनस 500 आर। दिस इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है फॉर y एंड r, क्योंकि जब भी हम ISLM इक्वेशन बनाते हैं, वी टेक वन साइड y, अदर साइड r। तो इसी इक्वेशन में BOP लाइन बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन से y इक्वल्स टू r ऐसा कुछ इक्वेशन बनाना है, y लेफ्ट साइड, r राइट साइड। तो इसको ऐसे हमने सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर हम देखें, दिस इज 100 माइनस 20 माइनस 0.1 y माइनस 80 प्लस 500 r इक्वल टू 0। तो इसको हम, जैसे ये है -20 माइनस 80 माइनस 100, दिस इज प्लस 100, ये कैंसिल हो गया। तो y हमारे पास आया -0.1 y, यहाँ पे y यही है, और इस जगह पे है प्लस 500 r। दिस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने y
एक साइड रखना है, आर दूसरी साइड रखना है। यू कैन राइट 500 आर इक्वल्स टू 0.1 वाई। तो वाई जो है इक्वल्स टू के राइट जाके पॉजिटिव हो गया। अगर हम इनकी सिचुएशन लेफ्ट राइट चेंज कर दें, दैट इज सेम 0.1 वाई इक्वल्स टू 500 आर। क्योंकि हमने वाई को लेफ्ट साइड रखना है, आर को राइट साइड रखना है। तो वाई क्या हो जाएगा, दिस इज 500 अपॉन 0.1 आर एंड फाइनली y इक्वल्स टू, अगर हम इसको डिवीज़न करें 0.1 के साथ, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1 हो गया, ऊपर 5000 हो गया, 5000 ओवर 1, दिस बिकम्स 5000 r. दिस इज द फाइनल BOP equation on the basis of our this numerical example. अगर हम इस numerical example के बेस पे देखें तो ये बन गई हमारी BOP की final equation. Now on the basis of this equation we can make table or diagram. तो पहले हम टेबल बनाते हैं। Suppose this is R is in percentage and this is Y. जो R है, suppose it is 2%, 4%, 6%, 8%, 10%। हमने कोई भी वैल्यूज इसकी लिख ली, 2%, 4%, 6%, 8% and 10%. Now we will check by putting these values in this equation what will be the y. तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे फर्स्ट है 2%, अगर आप इस इक्वेशन में पुट करो 2%, तो ये क्या बन जाएगा, y यहाँ पे अगर हम लिखें y इक्वल्स टू 5000 इंटू 2%, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 2% मीन्स 2/100। तो ये 2 0 इसकी ख़त्म हो जाएंगी, these 2 zeros and these 2 zeros, इट मीन्स ये बच जाएगा 50। तो 50 इंटू 2, दिस इज 100। तो हमारा यहाँ पे इनकम जो होगी वो होगी 100। ऐसे ही जब हम 4 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ 2, तो 4 पुट करने के टाइम परसेंट के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 50 इंटू 4 बन जाएगा। जैसे 5000, 4%, 5000, 4% मीन्स 4/100। तो ये जो 2 zeros हैं इसके साथ कैंसिल आउट हो गई, तो 50 इंटू 4, दिस इज 200। तो हमारा जो इनकम है वो आ गया
200। ऐसे ही 6 पे करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 × 5 30, दिस बिकम्स 300। एंड 8 के टाइम यहाँ 8 आ जाएगा, 8 × 5 40, दिस इज 400। एंड 10 × 5, दिस इज 500। तो ये था हमारा BOP इक्वेशन, ये बन गया BOP टेबल। These are the values of BOP, and if you plot these values on the graph paper, then you will find BOP curve. For example, suppose it is horizontal axis we take Y, vertical axis we take R, like ISLM, horizontal Y, vertical R. These values are Y values 100, 200, 300, 400, 500. And rate of interest is in percentage 2, 4, 6, 8, 10. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दिस इज इन परसेंटेज, एंड ये जो है ये किसी भी करेंसी की यूनिट में है। दिस इज आवर ग्राफ पेपर। ये बन गया हमारा ग्राफ पेपर। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें, क्या मीनिंग है इसका? एट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट BOP income is 100, 2% 100. At 4% it is 200, 6% 300, 8% 400, and 10% 500. This is our BOP curve, BOP equation, BOP table, BOP curve. And important point you note that any point that falls above means in this area, any point that falls above and to the left of this BOP curve implies a surplus in the BOP. इससे पहले लेफ्ट साइड पर और इसके ऊपर इस एरिया में कोई भी पॉइंट अगर आप लगाओ, सपोज दिस पॉइंट, suppose it is S point. This point represents surplus in the balance of payment.
and any point that falls below this line or right this line, इसके राइट साइड पर और इसके नीचे इस एरिया में कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल this point shows deficit in our balance of payment account. तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर सरप्लस, ऊपर है लेफ्ट है, बोथ आर सेम। बैलेंस ऑफ पेमेंट के नीचे राइट, दिस इज डेफिसिट। नाउ वी कैन प्रूव that how this point is surplus and how this point is deficit. अब हमने इसको प्रूव करना है। पहले हम बात करते हैं सरप्लस की। पॉइंट एस एट एस, अगर हम एस पॉइंट को देखें तो एस पॉइंट पर जो आर है, अगर हम इसको रख लें यहां पर, so you can see at point S rate of interest is 8%, R is 8%। जो इनकम है एट एस पॉइंट, दिस इज 200, एंड जो एस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एट एस इनकम इज 200, इफ इनकम इज 200 then equilibrium rate of interest is 4%. So equilibrium, this is the symbol of equilibrium, suppose equilibrium R is 4%। ये हमने क्या लिखा, 3 वैल्यूज लिखी। सपोज हम कर क्या रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि एस पॉइंट जो है ये सरप्लस क्यों है। बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, सरप्लस है, क्यों है। 8% सपोज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट पॉइंट एस, इफ यू चेक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, यहाँ पे इनकम है 200, बट अगर हम 200 इनकम सोच रहे हैं, देन एज पर दिस बीओपी लाइन at 200 income rate of interest और equilibrium rate of interest should be 4%। तो ये 4% equilibrium rate of interest होना चाहिए। तो यहाँ पे सरप्लस कैसे आएगा, देखो अगर हम 8% के अकॉर्डिंग चलें एट
8% और रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कैपिटल का आउटफ्लो है, अगर हम कैपिटल का आउटफ्लो चेक करें, दिस इज 80 minus 500 R. दिस इज आवर इक्वेशन 80 minus 500 R. तो 80 minus 500 R, ये हमारी कैपिटल आउटफ्लो की इक्वेशन है। तो कैपिटल का जो आउटफ्लो है, अगर हम यहाँ 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखें, सॉरी 80 minus 80 minus 500, 8%, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 80 minus 500 into 8 upon 100, तो 20 cancel, this is 80 minus 40 equals to 40, मतलब एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटल आउटफ्लो होगा, जो हमारी कंट्री से कैपिटल बाहर जा रही है, दैट इज 40। बट जो इक्विलिब्रियम इनकम है 8% के ऊपर, वो है 200, और इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 4%। तो अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है एस पॉइंट के ऊपर, तो एस पॉइंट के ऊपर जो इनकम हमारी है वो है 200 इक्विलिब्रियम इनकम। इस 200 इनकम के ऊपर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। तो इस 200 इनकम के ऊपर जो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये हमें बताएगा कि कैपिटल आउटफ्लो कितना होना चाहिए। तो अगर हम इसको चेक करें, एट R equals to 4%, कैपिटल आउटफ्लो कितना होना चाहिए? दिस इज अवर कैपिटल आउटफ्लो इक्वेशन 80 minus 500 R. This is 80 minus 500, 4%. This is 80 minus 500 into 4 upon 100. This is 80 minus, तो ये 2 0 कैंसिल, 20, दिस इज 60। तो क्या बना, हमारी कंट्री से एट पॉइंट एस जो कैपिटल आउटफ्लो हो रही है, कैपिटल जो बाहर जा रही है, वो जा रही है 40, और जानी चाहिए 60, क्योंकि एस पॉइंट के ऊपर जो इक्विलिब्रियम इनकम है, या इनकम जो है वो है 200, एंड इफ इनकम इज 200 देन रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी 4%। तो इक्विलिब्रियम 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो कैपिटल आउटफ्लो है वो होना चाहिए 60, बट एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आउटफ्लो है
वो हो रहा है 40। 60 कैपिटल हमारी कंट्री से बाहर जाना चाहिए, बट जा रहा है 40, कम जा रहा है। तो 20 जो कैपिटल हमारी कंट्री में बच गया, दैट इज नोन एज सरप्लस। So we conclude that any point over this BOP line represents surplus. For example, point S. Now similarly, we will prove that any point below this line shows deficit. For example, point D. तो अब हम इस D पॉइंट को प्रूव करते हैं। एट D, अगर हम D पॉइंट को देखें, at point D, if you check in this diagram, at point D, rate of interest is 2%. Income is 400. At 400 income, the equilibrium rate of interest is 8%. Equilibrium R is 8%. तो अगेन हम जैसे पहले स्टडी किया बिल्कुल वही स्टेप अपनाएंगे। तो पहले हम जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% एट पॉइंट डी, दिस इज 2%, इस पे देखेंगे कि जो कैपिटल आउटफ्लो है वो कितना हो रहा है। कैपिटल आउटफ्लो at R equals to 2%, the capital outflow is, this is our capital outflow equation जो हमने अज्यूम की हुई है। 80 minus 500 R, 80 minus 500 R, 2% के ऊपर अगर हम इसको देखें 80 minus 500 एट 2%, तो अब हम इसको अगर थोड़ा डायरेक्ट करें तो दिस इज 80 माइनस, ये परसेंट के साथ 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 into 2, दिस इज 10, तो इट बिकम्स 70। इट मीन्स अपनी कंट्री से जो कैपिटल बाहर जा रहा है वो है 70। एट पॉइंट डी rate of interest is 2% and at 2% rate of interest कैपिटल आउटफ्लो जो हो रहा है वो है 70। अब हम चेक करेंगे कि कैपिटल आउटफ्लो होना कितना चाहिए डी पॉइंट के ऊपर। तो डी पॉइंट के ऊपर जो इनकम है 400। इफ इनकम इज 400 then equilibrium rate of interest, it should be 8%। 8% के ऊपर
जितना कैपिटल आउटफ्लो है उतना कैपिटल आउटफ्लो होना चाहिए। हो रहा है 70 एट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम 8% पे चेक करेंगे एट आर इक्वल्स टू 8%, कैपिटल आउटफ्लो कितना है। तो 8% के ऊपर हम पहले भी चेक कर चुके हैं, लाइक दिस। 8% के ऊपर ये हमारी आउटफ्लो की इक्वेशन है। अगर हम 8% फिल करें तो 8% के हिसाब से ये बन गया 40। तो 8% के ऊपर जो हमारा कैपिटल आउटफ्लो है वो है 40, जो हमने पहले स्टडी किया हुआ है। 8% के ऊपर 40, 8% के ऊपर 40। तो क्या मतलब बना कि डी पॉइंट के ऊपर हमारी कंट्री से जो कैपिटल बाहर जा रही है वो जा रही है 70 और जानी चाहिए 40। हमारी कंट्री से ज़्यादा कैपिटल बाहर जा रही है, तभी हम बोल रहे हैं दिस इज डेफिसिट। And in conclusion, you can see any point below this line represents deficit, any point above this line represents surplus. This is our next heading. शिफ्ट इन बीओपी कर्व। जो बीओपी कर्व है वो शिफ्ट कैसे होता है। अभी हमने जो डिसाइड किया दैट इफ यू टेक y on one side and r on other side then BOP curve is positively sloped curve। तो ये एक पॉजिटिव लाइन है, पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। तो इसमें शिफ्ट जो है, शिफ्ट मीन्स इस कर्व का राइट शिफ्ट होना या इस कर्व का लेफ्ट शिफ्ट होना, ये कैसे होता है। BOP कर्व शिफ्ट्स विद द चेंज इन एक्सचेंज रेट। अगर एक्सचेंज रेट चेंज हो जाए, फॉर एग्जांपल रूपी एप्रिशिएट्स फ्रॉम $1 equals to ₹50 to $1 equals to ₹40। जैसे $1 जो है सपोज ये 50 रुपीज़ का है। इट मीन्स अगर हमने USA से सपोज इंडिया के लोगों ने $1 का सामान लेना है तो उनको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। सपोज इसकी वैल्यू चेंज हो गई, एक्सचेंज रेट चेंज हो गई, ये बन गया अब 40। तो पहले क्या था, अगर हमने US से कुछ $1 का सामान लेना है तो हमें 50 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं पहले। अब हमें सेम सामान 50 रुपीज़ की बजाय 40 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो यू कैन गेट सेम बास्केट ऑफ गुड्स विद लेस अमाउंट ऑफ मनी। तो उसमें क्या होगा, इंपोर्ट्स विल राइज, तो हम ज़्यादा चीज़ें मंगाने लग जाएंगे। एक्सपोर्ट्स विल फॉल, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ें मंगाने लग गए। USA वालों का क्या हुआ,
अगर यूएसए ने इंडिया से कुछ लेना है तो $1 में वो इंडिया से पहले 50 रुपीज़ जितना सामान ले सकते थे। अब सेम डॉलर में वो उनको सिर्फ 40 रुपये जितना सामान ही मिलता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से इंडियंस के लिए यूएसए की चीज़ें सस्ती हो गई, यूएसए के लिए इंडियन गुड्स कॉस्टली हो गई। तो रिजल्ट क्या हुआ? इंपोर्ट्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स कम हो गए। एज अ रिजल्ट इंडियाज करंट अकाउंट सरप्लस विल डिक्रीज। अगर हमारे पास कोई सरप्लस है सपोज, तो वो कम हो जाएगी। क्लियर? एंड बीओपी विल बिकम इन डिसइक्विलिब्रियम। तो जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर ये सरप्लस है तो सरप्लस कम हो जाएगी, अगर हम पहले इक्विलिब्रियम में थे तो फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ गए, एक्सपोर्ट कम हो गए। तो क्या हुआ? हमारे पास डेफिसिट आ गया। तो डेफिसिट को कम करना है। डेफिसिट आ गया हमारे पास बीओपी में। डेफिसिट कैसे आया? इंपोर्ट हमारे ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट हमारे कम हो गए, इस वजह से। अब इस डेफिसिट को ठीक करने के लिए दो तरीके हैं। आउटफ्लो विल हैव टू डिक्रीज, या तो फिर जो कैपिटल बाहर जा रही है वो ना जाए, कम हो जाए, तो कैपिटल इंडिया में बच जाएगा। जैसे ये था कि अगर सपोज एक्सपोर्ट्स कम हैं तो कैपिटल कुछ ट्रांसफ़र हो इंडिया में, अगर नहीं है ये फिर तो ये नेगेटिव ही रहेगा। इसका जो नेगेटिव पोर्शन है, जैसे सपोज यहाँ पे है 70, यहाँ पे है 100, तो ये -30 आ गया। तो -30 कैपिटल अकाउंट में सरप्लस बच जाए, मतलब इनफ्लो आउटफ्लो, ये कैपिटल अकाउंट है, आउटफ्लो इनफ्लो जो भी लिखो आप। तो आउटफ्लो कम हो, इनफ्लो ज़्यादा हो 30 का, तो यहाँ पे अगर हम वो 30 ऐड कर लें तो ये 0 बन जाएगा। ये 30 इनफ्लो हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कैपिटल अकाउंट में सरप्लस ज़्यादा होने चाहिए, या आप बोलो कि कैपिटल आउटफ्लो जो है वो 30 कम होना चाहिए, बाहर 30 कैपिटल कम जाए ताकि ये बैलेंस बन जाए। टू डिक्रीज कैपिटल आउटफ्लो, अगर हम आउटफ्लो को डिक्रीज करना चाहते हैं, आर शुड इंक्रीज। अब आप इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि जो आउटफ्लो है, आउटफ्लो का आर के साथ नेगेटिव रिलेशन है। 8th अजम्पशन, आर फ्लो का आर का या आउटफ्लो का आर के साथ नेगेटिव रिलेशन है। आर बढ़ जाएगा तो आउटफ्लो कम हो जाएगा। हमने आउटफ्लो कम करना है, तो टू डिक्रीज आउटफ्लो, कम करने के लिए आर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आर चेंज करना पड़ेगा। बट मनी मार्केट इज़ इन इक्विलिब्रियम, आर कैन नॉट इंक्रीज। तो मनी मार्केट जो है वो इक्विलिब्रियम में है, इसलिए आर चेंज नहीं होगा। तो आउटफ्लो के साथ तो ये बैलेंस बनेगा नहीं, तो हमें इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे। टू रिड्यूस इंपोर्ट्स वाई शुड डिक्रीज, तो वाई को कम करना पड़ेगा। तो सेम आर के ऊपर सपोज ये पहले आर है, ये वाई है, ये बीओपी है। सेम आर के ऊपर व्हेन यू डिक्रीज वाई, तो जो बीओपी है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल
this is suppose y r, this is suppose BOP, लाइन, एंड यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट लगाओ, सपोज दिस इज R1 and income is Y1 and this is point suppose E1। तो अब हमने देखा R cannot decrease, cannot increase because money market is in equilibrium। तो R डिक्रीज इंक्रीज नहीं हो सकता, R चेंज नहीं हो सकता। अगर R चेंज नहीं हो सकता इट मीन्स कैपिटल आउटफ्लो कैपिटल इनफ्लो वो चेंज नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, R को सेम रख के वी आर रिड्यूसिंग इनकम। तो इनकम कम कर रहे हैं। इनकम अगर कम हो गई सपोज फ्रॉम Y1 टू Y0 सेम R के ऊपर, नाउ BOP इक्विलिब्रियम जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो है कोई और BOP लाइन है, दिस इज सपोज BOP डैश। तो रिजल्ट क्या बना कि जैसे ही सेम रेट के ऊपर इनकम कम हुआ BOP कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड्स, सपोज दिस इज E0। तो इनकम कम होने से जो BOP कर्व है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गई। Now last heading in this chapter, ISLM model with BOP function, BOP के साथ ISLM मॉडल। अब हम इसको ISLM 2 सेक्टर मॉडल को 3 सेक्टर में लेकर जाएंगे। एज एन ओपन इकॉनमी अटेन्स जनरल इक्विलिब्रियम, तो अब ये ओपन इकॉनमी हो गया क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया बीच में, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आ गए। तो जनरल इक्विलिब्रियम बनेगा 3 चीज़ों को लगाकर, प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट एंड एक्सटर्नल मार्केट। तो जनरल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में आ गया दोनों, प्रोडक्ट मार्केट एंड मनी मार्केट, एंड फॉरेन सेक्टर्स जो BOP आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम एट सेम Y एंड R, जैसे कि इस पॉइंट पे है। दिस इज प्रोडक्ट मार्केट, दिस इज मनी मार्केट, दिस इज BOP पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो ये हमारा बन गया इक्विलिब्रियम। इसको हम दोबारा बना लेते हैं। Income, rate of interest, this is suppose product market IS, this is suppose money market LM। ये हो गया डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम। अब जो BOP है
BOP is positively sloped, हमने डिस्कस किया है अभी। तो इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, जनरल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, दिस इज डोमेस्टिक मार्केट, BOP जो है वो है फॉरेन मार्केट। तो दोनों में इक्विलिब्रियम बनाने के लिए जो BOP लाइन है उसको हम इसी पॉइंट से निकालेंगे। ये हमारा बन गया जनरल इक्विलिब्रियम, वेयर income is Y1 and rate of interest is R1. And if you want to study this chapter in more detail, this is very useful book, Macroeconomics Theory and Policy by D.N. Dwivedi, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिश बुक है ये। The whole material used in this page is taken from this book. You can read this book thoroughly. Thank you.